आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। जो आज की सच्ची घटना मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो सच्ची घटना महाकुंभ से जुड़ी हुई है। दोस्तों, हमारे देश के अंधे बिल्कुल ही आस्था में डूबे हुए श्रद्धालु इस तरीके से पागल हैं कि बस चाहे कुछ भी हो जाए, कि चाहे उन्हें कितने खतरों का सामना करना पड़े, अपनों की आहुति देनी पड़े, चाहे कितनी भी घटना घट जाए, बड़े बड़े हादसे हो जाएं जिनको हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें प्रयागराज पहुंचना, आस्था की डुबकी लगानी है, अपने पापों को धोना है। वो अपनी आदत से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से वो अंधे होकर बिल्कुल ही वो आस्था में डूबे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जो है वो प्रयागराज पहुंच रही है। बिल्कुल भी वो नहीं घबरा रहे हैं किसी खतरे से। हर खतरे का सामना करने के लिए वो तैयार हैं। दोस्तों, आज की जो घटना हम लेकर आए हैं वो भी इसी महाकुंभ से जुड़ी हुई है। दोस्तों, दिल्ली का एक इलाका लगता है त्रिलोकपुरी। वहाँ एक परिवार रहता है। परिवार में 5 सदस्य होते हैं। पति का नाम होता है अशोक कुमार। उसकी उम्र होती है 38 साल और वो दिल्ली में सफाई कर्मचारी के पद पर वो काम करता है। उनकी पत्नी होती है मीनाक्षी देवी, जिनकी उम्र होती है 35 साल। उनके 3 बच्चे होते हैं, अविनाश कुमार और आदर्श, और तीसरा आप ए बी या सी कुछ भी कह सकते हैं। दोस्तों, एक दिन मीनाक्षी अपने पति से कहती है कि हमारी जो आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं सभी महाकुंभ में नहाकर आ गई हैं, संगम में डुबकी लगा कर आ गई हैं। एक आप हैं जो आप महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाना ही नहीं चाहते। हमें भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगानी है, हमें भी महाकुंभ पहुंचना है। आप ऑफिस से 2-4 दिन की छुट्टी ले लीजिए और महाकुंभ चलना है। अशोक अपनी पत्नी की बात को मान जाते हैं। दोस्तों, 17 फरवरी का दिन होता है। अशोक रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, 2 टिकटें लेते हैं अपनी और अपनी पत्नी की। वो प्रयागराज में स्नान करने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे वो प्रयागराज पहुंचते हैं, 18 फरवरी का दिन होता है। वो महाकुंभ मतलब संगम में आस्था की डुबकी लगाकर वो बाहर आ गए थे और वो दिन में मार्केट में अपना शॉपिंग करते हैं, इंजॉय करते हैं और अपना इधर किधर अपना शॉपिंग करते हुए मेले का आनंद ले रहे थे। उसके बाद दोपहर का समय होता है और वो उसके महाकुंभ में अपना आस्था की डुबकी लगाकर जैसे ही वो बाहर आ रहे थे तभी एक बहुत बड़ी भीड़ का रेला आता है और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोनों का ही एक दूसरे से हाथ छूट जाता है और वो आपस में बिछड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन दोनों ही नहीं मिल पाते हैं। दोस्तों, उसके बाद जब अशोक अपनी पत्नी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाता है लेकिन उसकी पत्नी का कहीं भी कैसा भी सुराग नहीं मिल पाता है, फिर वो एक पुलिस इंस्पेक्टर से जो वहीं पर अपना संगम घाट पर ड्यूटी दे रहे थे अपनी पत्नी की ढूंढने के लिए, वो उनसे मदद मांगते हैं लेकिन वहाँ से भी उनको कोई सहायता नहीं मिलती है। उसके बाद अशोक अपनी पत्नी को ढूंढवाने के लिए खोया पाया केंद्र पहुंचते हैं। वहाँ अनाउंसमेंट करवाते हैं लेकिन फिर भी उनकी पत्नी का कोई भी सुराग वहाँ पर नहीं मिलता है। वो अपनी पत्नी के वियोग में रो रो कर परेशान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। उनका इस कदर वो परेशान थे कि उनका रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है। जब उनकी पत्नी का कोई भी सुराग उन्हें नहीं मिलता है उसके बाद वो हार थक कर अब दिल्ली में अपने बड़े बेटे अविनाश के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जो मम्मी है वो मेले में खो गई हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की है लेकिन उनका कोई भी अता पता नहीं मिल पा रहा है। अविनाश अपने पापा को कहते हैं कि आप शांत रहें, रोए नहीं और मम्मी मिल जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को संभालिए। अपने पापा को अविनाश हिम्मत देता है, उनको संभलने के लिए कहता है और कहता है कि हम जल्दी से जल्दी महाकुंभ पहुंच रहे हैं और अपनी मम्मी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप शांत रहें और अपना थोड़ा सा हिम्मत रखें। अपने बेटे की बात को सुनकर अशोक थोड़ा सा हिम्मत बंधाते हैं, अपने आप को संभालते हैं। अविनाश अपने घर परिवार में बताते हैं और उसके बाद वो अपने मामा परवेश कुमार को बताते हैं कि जो मम्मी है वो मेले में खो गई हैं, हमें जल्दी से जल्दी प्रयागराज पहुंचना चाहिए और मम्मी को ढूंढना चाहिए। परवेश कुमार, अविनाश और आदर्श तीनों ही रेलवे स्टेशन से महाकुंभ के लिए ट्रेन में बैठते हैं।
तीनों ही जैसे प्रयागराज पहुंचते हैं और वो एक तख्ती पर अपनी माँ का हुलिया बनवाते हैं, फोटो लगवाते हैं, उनका नाम लिखते हैं, उनकी उम्र लिखते हैं कि वो दिल्ली से नहाने के लिए महाकुंभ में आई थी। उनकी उम्र 35 वर्ष है और उनका जो नाम है, उनका नाम मीनाक्षी देवी है और उनका जो ये फोटो है। जैसे जैसे वो तख्ती के साथ आगे महाकुंभ की तरफ बढ़ते जाते हैं और हर बंदे से, चाहे वो श्रद्धालु हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, जो भी उनको रास्ते में मिलता, सभी से वो फोटो दिखाते, उनके नाम के बारे में बताते, उम्र के बारे में बताते कि आपने मेरी माँ को देखा है तो आप हमें बता दीजिए, मेरी माँ को ढूंढने में हमारी मदद करिए। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, कोई भी उनका पता नहीं बताता है, उनकी मदद नहीं करता है। और वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और वो फिर जब उन्हें रास्ते में कोई भी मदद नहीं मिलती है तो वो खोया पाया केंद्र पहुंचते हैं, वहाँ अनाउंसमेंट करवाते हैं, अपनी माँ का जो हुलिया है, जो फोटो है, वो दिखाते हैं। लेकिन वहाँ से भी इनको नाकामी ही हासिल होती है। उसके बाद वो दारागंज थाने पहुँचते हैं, वहाँ से उनको थोड़ा सा सुराग मिलता है और वो पुलिस इंस्पेक्टर जो होते हैं और कहते हैं कि आप झूसी थाना क्षेत्र पहुंचिए, वहां से हो सकता है तुम्हें कुछ मदद मिल जाए, क्योंकि कल एक सुबह 6:30 बजे एक वहां पर महिला की लाश मिलती है, हो सकता है वहां पर वो ही महिला हो, आप वहां जाकर पता कर लीजिए। जैसे उनको थोड़ा सा सुराग मिलता है, वो तीनों ही जो परवेश कुमार, अविनाश कुमार और जो आदर्श होते हैं, वो झूसी थाना क्षेत्र पहुंचते हैं। अलग क्षेत्र थाने में पहुंचकर तीनों ही झूसी थाने में पहुंचकर वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं उपेंद्र प्रताप सिंह, वहाँ जो अविनाश है उनसे कहता है कि ये मेरी माँ का हुलिया है, मेरी माँ स्नान करने के लिए 13 फरवरी को दिल्ली से महाकुंभ आई थी और 18 फरवरी को ये संगम में आस्था की डुबकी लगाकर जैसे बाहर निकलती हैं भीड़ के, ये भीड़ का हिस्सा बन जाती हैं। मेरी माँ जो है भीड़ में खो गई हैं, आप मेरी माँ के ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए। ये उनका फोटो है और ये उनका नाम और ये उनकी उम्र है, लेकिन हमारी माँ का कहीं भी अता पता हमें नहीं मिल रहा है। अविनाश उपेंद्र प्रताप सिंह की काफ़ी मतलब खुशामद करता है, मिन्नतें करता है कि आप मेरी माँ को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। जैसे उपेंद्र प्रताप सिंह उस फोटो को देखता है, महिला के हुलिया को देखता है, तो उसके दिमाग में एक वीडियो चलने लगती है। दोस्तों, वो वीडियो क्या होती है कि 19 फरवरी की सुबह 6:30 बजे के आसपास का वाक्य रहा होगा। तो झूसी थाना क्षेत्र का एक इलाका लगता है आजाद नगर, और आजाद नगर के पास एक बस्ती लगती है आजाद नगर के पास एक बस्ती लगती है और वो है केवट बस्ती। केवट बस्ती में एक लॉज होता है और वहाँ पर 2 किराएदार रहते हैं। किराएदार जैसे सुबह सुबह 6:30 बजे का वक्त था और किराएदार का नाम होता है मोहन। मोहन सुबह उठकर बाथरूम में जाता है टॉयलेट करने के लिए। जैसे वो टॉयलेट करने के लिए जाता है तो रास्ते में एक महिला खून से लथपथ, उसके फेस पर किसी ने कई बार तेज जो धार का जो हथियार होता है उसे कई बार वार किए हुए थे और वो पूरे खून से लथपथ थी और वहां पर वो पड़ी हुई थी। जैसे ही मोहन उस महिला के शव को देखता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जैसे ही उसकी चिल्लाने की आवाज़ जहाँ तक भी गई, जो लोग हैं वहाँ के वो एकदम से वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और जैसे ही उस महिला के शव को देखते हैं वो एकदम से हैरान और परेशान हो जाते हैं। जो वहाँ के लोग होते हैं पुलिस को इतला करते हैं। पुलिस उस महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाती है। दोस्तों, क्या होता है कि जब तक मतलब 72 घंटे तक उस शव को मतलब जहाँ पोस्टमार्टम होते हैं वहाँ पर रखा जाता है, जो लावारिस होते हैं, यदि 72 घंटे तक कोई भी शव की पहचान नहीं करता है, उसका कोई भी पहचानने वाला या घर का कोई भी मालिक नहीं आता है, तो उसका दाह संस्कार वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो कर दिया करते हैं। बाकी 72 घंटे तक वेट की जाती है। उस महिला के शव को पोस्टमार्टम मोर्चरी में रखवा दिया जाता है।
जो उपेंद्र प्रताप सिंह होते हैं, उन तीनों को वो पोस्टमार्टम हाउस में लेकर जाते हैं और उस महिला के शव को उनको जैसे वो दिखाते हैं, अविनाश जैसे अपनी माँ की साड़ी को देखता है तो वो एकदम से जोर जोर से अपनी माँ के शरीर से लिपट कर रोने लगता है। तीनों ही अपने मतलब उस महिला के शव को देखकर वो उनका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। अविनाश कहता है ये मेरी माँ के कपड़े हैं, मेरी माँ की साड़ी है, ये मेरी माँ है, मेरी माँ इस साड़ी को काफ़ी मतलब घर पर ज़्यादा कर पहना करती है और ये बार भीतर भी पहन लिया करती है, इसके साथ किसने और ये कैसे किया। उपेंद्र प्रताप सिंह उस अविनाश से पूछते हैं कि ये जो तुम्हारी माँ है किसके साथ आई थी और ये कब आई थी। अविनाश बताता है कि 17 फरवरी को मेरी माँ दिल्ली रेलवे स्टेशन से महाकुंभ में स्नान करने के लिए मेरे पापा के साथ आई थी। जो उपेंद्र प्रताप सिंह होते हैं वो पूरी तरह के जितने भी घाट पर या मेले में सीसीटीवी लगे हुए थे सभी को खबोलना शुरू करती है। आखिर जहां पर संगम में डुबकी लगाकर अशोक और जो मीनाक्षी थे वो बाहर निकल कर जब आ रहे थे, उनकी फोटो दोनों की एक साथ मिल जाती है। जो उपेंद्र प्रताप सिंह होते हैं वो अविनाश से पूछते हैं कि ये जो तुम्हारी माँ के साथ हैं ये कौन है। अविनाश कहते हैं ये मेरे पापा हैं। तो उपेंद्र प्रताप सिंह एकदम ये जो कहानी है उनको मतलब समझ में आ जाती है। उपेंद्र प्रताप सिंह जो है वो अविनाश से कहते हैं कि तुम अपने पापा को बुलाओ और अपनी मम्मी को यहाँ से लेकर चले जाओ। दोस्तों आपको हम बता दें कि उपेंद्र प्रताप सिंह उसको एक ऐसी जगह पर अशोक को बुलाते हैं। जैसे वो अशोक को बुलाते हैं, अशोक के आने से पहले ही उस स्थान पर जो पुलिस है वो वहाँ पर मौके पर पहुँच जाती है और थोड़ा सा अलग मतलब खड़ी हो जाती है। जैसे ही अशोक कुमार आते हैं और अविनाश से बात करते हैं, अविनाश कहते हैं माँ मिल गई हैं और माँ को अब हमें घर ले जाना है। और जैसे ही अशोक आता है, जो पुलिस है, उपेंद्र प्रताप सिंह एकदम से अपनी टीम के साथ अशोक को अपनी हिरासत में लेते हैं और पूछताछ करना शुरू करते हैं। उसके बाद उपेंद्र प्रताप सिंह अशोक को जोशी थाना क्षेत्र में लेकर जाते हैं जहां पर वो ठहरा हुआ था। जब पुलिस अशोक से पूछती है कि जब तुम यहाँ पर ठहरने के लिए आए थे तो क्या तुमने यहाँ पर अपना आधार कार्ड या कोई आईडी कार्ड दिया था, तो अशोक कहता है हमने 2-4 घंटे हमें यहाँ रुकना था तो हमने कोई भी आईडी प्रूफ या कोई भी किसी तरह से यहाँ का हमने नहीं दिया था। जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं फिर उससे एक सवाल और पूछते हैं कि ठीक है तुमने कोई भी अपना आधार कार्ड या आईडी कार्ड नहीं दिया है, फिर एक बात बताओ तुमने अपनी पत्नी का खून क्यों किया। जैसे ही पुलिस एकदम से अशोक से इस सवाल को करती है तो अशोक पहले तो पुलिस को गुमराह करता है, पूरा सहयोग नहीं करता, इधर किधर की बातें करने लगता है। लेकिन पुलिस एक्शन में आती है और अपने तरीके से टाइट से मतलब अशोक से जैसे पूछना शुरू करती है तो पुलिस जो अशोक है वो पुलिस के सामने पूरी तरह मतलब नहीं डट पाता है और अपना जुर्म वो कबूल कर लेता है। और जो सारी जो कहानी वो बताता है, कहानी खुलकर जो सामने आती है, कहानी क्या होती है कि अशोक के एक महिला के साथ अवैध संबंध थे, लेकिन उसके इतने बड़े बड़े बच्चे भी थे। चलो तो वो उनके अवैध संबंध थे, लेकिन मीनाक्षी को इस बात का पता चल गया। मीनाक्षी जैसे ही इस बात का विरोध करती तो जो अशोक है वो अपनी पत्नी मीनाक्षी को कहता कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस महिला से अलग नहीं हटूंगा, महिला से मिलना जुलना बिल्कुल भी बंद मैं नहीं करूंगा। लेकिन मीनाक्षी को इस बात का बुरा लगता था। उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के मतलब काफ़ी सारे उसने उपाय भी सोचे लेकिन वो नाकाम रहा। लेकिन वो कई महीनों से जैसे मतलब वो मीनाक्षी अपने पति के रास्ते में अड़चन बन गई थी और जैसे ही वो उसके महिला के पास जाता तो मीनाक्षी इस बात का विरोध करती। लेकिन जो अशोक है, अशोक को इस बात का बुरा लगता और घर में इस बात को लेकर छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी बातें भी बढ़ जाया करती थी। काफ़ी कई बार लड़ाई भी हो चुकी थी।
लेकिन जो अशोक है उस महिला के पास जाना नहीं छोड़ता था। एक अवैध संबंधों के चलते एक बसा बसाया घर उजड़ गया। उसने पत्नी का अपनी का खून कर दिया। अब उसकी जो पूरी जिंदगी है वो जेल में कटेगी। लेकिन एक जो बेकसूर जो महिला है वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। लेकिन दोस्तों क्या पुलिस ने अशोक को गिरफ्तार कर लिया और उसको पूरा मतलब जिंदगी उसको अब जेल में ही रहना पड़ेगा। दोस्तों जो मीनाक्षी थी, मीनाक्षी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली होती है। दोस्तों ये जो कहानी है हमारा सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करने का है, सचेत करने का है कि आप इस तरह की जो कहानी है, जो ये वीडियो है, किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप मेरे साथ बने रहें। बाय।